बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा। आज हम इकाई 5 भारतीय संविधान एवं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 में भारत में नया संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है जब शिक्षा सार्वभौमिक हो, अर्थात निश्चित आयु के सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों, स्कूल जाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों का समय दिया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश हम आज तक भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास के लिए आधारभूत मौलिक अधिकार है। इससे समाज का भी विकास होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा की किसी भी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा को सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक आधुनिक दृष्टिकोण है। इसकी परिभाषाएं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य अपनी आत्मा व सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। एस एन मुखर्जी के अनुसार शिक्षा की सरकारी मशीनरी ने कुछ तीव्र गति से काम शुरू कर दिया है, परंतु अभी बहुत से प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसे नागरिकों को अनिवार्य शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। परंतु पीएम सेन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने ब्रिटिश संसद के डाव कोर्ट में हलचल पैदा कर दी थी तथा भारत के राज्य स्तरीय सचिव ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित किया था। प्रारंभिक शिक्षा एवं 86वां संविधान संशोधन। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संसद द्वारा 86वां संशोधन पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को उस तरह जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नए अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया। संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सभी राज्य सभी बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष के न हो जाएं, उनकी बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के में निम्नलिखित नई धारा को सम्मिलित किया जाए। माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बालकों या उन पर आश्रित बालकों की शिक्षा अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के चरण। इनका विवरण इस प्रकार है। व्यवस्था की सार्वभौमिकता। प्राथमिक विद्यालय बालकों के घर के निकट होने चाहिए, जिससे सभी बालक स्कूल जा सकें। प्रत्येक ग्राम, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसमें प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्राथमिक स्कूल खोले जा चुके हैं और शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का कार्य काफी सीमा तक पूरा हो गया है। प्रवेश की सार्वभौमिकता। प्रवेश से अभिप्राय
6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने से है। साधारणतः देखा गया है कि अनेक बालक स्कूलों में प्रवेश नहीं लेते। यह अनुमान है कि 2% लड़के व 20% लड़कियां स्कूल में प्रवेश नहीं लेते। विभिन्न राज्यों ने इस विषय में अधिनियम बनाए, परंतु उसके बावजूद इस उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी व्यापक है। स्थिरता की सार्वभौमिकता। स्थिरता से अभिप्राय प्रवेश लेने के बाद प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक बालक के स्कूल में बने रहने से है। साधारणतः यह देखा गया है कि अनेक छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़े जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी नहीं लाई जाती, तब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण के प्रयास। भारत में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विकास हेतु उसका सार्वभौमिकरण किया गया। सार्वभौमिकरण के अंतर्गत भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन एवं अधिनियम पारित कर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। सरकार ने सन 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम पारित कर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार हो गई। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व वैदिक काल से ही रहा है। यही बालक के प्रगति का आधार होता है। प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति ही उसके आगे की शिक्षा का आधार, उसका भविष्य निर्माण एवं उत्तरोत्तर काल विकास में सहायक होती है। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा को विकसित एवं विकासशील देशों ने महत्व देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। भारत के संविधान की धारा 45 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई। धारा 45 के अंतर्गत बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का उपबंध है। राज्य इसे संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रबंध करेगा। धारा 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, राज्य दुर्बल वर्गों के विशिष्ट तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष अभिवृद्धि करेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकल्प व्यक्त किया गया कि 21वीं शताब्दी से पूर्व 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान तथा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य शिक्षा को सर्वव्यापी बनाते हुए एक शिक्षित संगठित समाज की स्थापना कर देश का विकास करना है। इसके उद्देश्यों को हम निम्न तथ्यों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। प्रथम, राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा समस्त देशों की शिक्षा में एक रूपता स्थापित होती है। देश के प्रत्येक क्षेत्रों की संस्कृति, रीति रिवाज, शैली एवं भाषा का आदान प्रदान होता है। इससे राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से योग्य देशभक्त भावी नागरिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार की शिक्षा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में योगदान देती है तथा राष्ट्रीय विकास को महत्व देती है। औपनिवेशिक काल में भारत में निरक्षरता का बोलबाला था।
परंतु धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार द्वारा भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। इस प्रकार शिक्षा का सार्वभौमिकरण देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। सांप्रदायिकता की समाप्ति। शिक्षा के द्वारा ही एक बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बालक एक स्वच्छ समाज, समुदाय तथा देश का निर्माण करता है। वह शिक्षा के द्वारा ही अपनी अच्छाइयों एवं बुराइयों तथा असामाजिक तत्वों का ज्ञान तथा उनमें भेद कर पाता, अर्थात शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा ही सामाजिक जीवन में व्याप्त अराजकता, वैमनस्यता की भावना तथा सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। इन सभी असामाजिक तत्व कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोकव्यापी शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। राजनीतिक जागरूकता में सहायक। शिक्षा का सार्वभौमिकरण नागरिकों में कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्वों की भावना जागृत करती है। निरक्षर अथवा अशिक्षित व्यक्ति देश की राजनीतिक कल्याण को महत्व न देकर राजनीतिक बहकावे में आ जाते हैं तथा देश का विकास बाधित हो जाता है। इस प्रकार प्रजातंत्र एवं एक अच्छे शासन तथा स्वशासन की स्थापना के लिए शिक्षा का सर्वव्यापी होना अति आवश्यक है। जनतंत्र को सफल बनाने में सहायक। जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। जनतंत्र की सफलता समाज में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश के भावी नागरिकों को साक्षर बनाकर उन्हें अपने कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाना, जिससे उनमें जीवन की सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु उनमें सामर्थ्य एवं क्षमता का विकास हो सके। देश की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की सफलता जनता की बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर करती है। सामाजिक समानता तथा न्याय की स्थापना में सहायक। प्राचीन काल अथवा वैदिक काल से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं न्यायिक क्षेत्र में बहुत असमानता थी। समाज में अनेक भेदभाव व्याप्त थे तथा कुछ व्यक्तियों को ही समान अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने इसी असमानता को कम करने का प्रयास किया है। शिक्षा की इस व्यवस्था के कारण योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज की उचित सेवा करने से वंचित रह जाते थे, परंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने इसका समाधान कर जनसाधारण को सामाजिक समानता तथा न्याय को उपलब्ध कराने का कार्य किया। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता एवं महत्व को निम्न प्रकार देख सकते हैं। व्यक्ति का विकास। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। उसे एक निश्चित आयु वर्ग तथा अवधि तक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्यक्ति की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं नियमन शिक्षा द्वारा ही संभव है, अन्यथा वह पशुवत, अनियंत्रित, स्वेच्छाचारी व्यवहार द्वारा असामाजिक प्राणी ही बना रहेगा। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति को जागरूक बनाकर उसमें निहित कमियों को दूर उसका विकास किया जा सकता है। समाज का विकास। शिक्षित व्यक्ति अपने विकास के साथ ही समाज का विकास करता है। समाज के विकास हेतु व्यक्ति को न्यूनतम अर्थात प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही एक विकसित समाज की स्थापना कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपना तथा समाज का विकास कर सकता है। सामाजिक समानता तथा न्याय। प्राचीन काल अथवा वैदिक काल से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं न्यायिक क्षेत्र में बहुत असमानता थी। समाज में अनेक भेदभाव व्याप्त थे तथा कुछ व्यक्तियों को ही समान अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने इसी असमानता को कम करने का प्रयास किया है।
शिक्षा की इस व्यवस्था के कारण योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज की उचित सेवा करने से वंचित रह जाते थे। परंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने इसका समाधान कर जनसाधारण को सामाजिक समानता तथा न्याय को उपलब्ध कराने का कार्य किया। सांप्रदायिकता की समाप्ति। शिक्षा के द्वारा ही एक बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बालक एक स्वच्छ समाज, समुदाय तथा देश का निर्माण करता है। वह शिक्षा के द्वारा ही अपनी अच्छाइयों, बुराइयों तथा असामाजिक तत्वों का ज्ञान तथा उनमें भेद कर पाता है। अर्थात शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा ही सामाजिक जीवन में व्याप्त अराजकता, वैमनस्यता की भावना तथा सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा समस्त देशों की शिक्षा में एक रूपता स्थापित होती है। देश के प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति, रीति रिवाज, शैली एवं भाषा का आदान प्रदान होता है। इससे राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से योग्य देशभक्त भावी नागरिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार की शिक्षा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में योगदान देती है तथा राष्ट्रीय विकास को महत्व देती है। जनतंत्र के प्रसार एवं प्रचार के लिए, जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। किसी देश के जनतांत्रिक विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार एवं प्रचार आवश्यक है। जनतंत्र की सफलता समाज में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। देश की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की सफलता जनता की बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर करती है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश के भावी नागरिकों को साक्षर बनाकर उन्हें अपने कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाना, जिससे उनमें जीवन की सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु उनमें सामर्थ्य एवं क्षमता का विकास हो सके। व्यावसायिक प्रगति। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति शिक्षित होकर अपने व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करता है। इस निपुणता के द्वारा वह अपने व्यवसाय में कुशलता के द्वारा उत्पादन एवं लाभ की मात्रा में वृद्धि करता है। शिक्षित व्यक्ति अपने व्यवसाय में नवीन तकनीकी का तथा उपकरण का प्रयोग कर कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। स्वशिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ही व्यक्ति वास्तविक जीवन से तालमेल स्थापित कर पाता है। शिक्षा के द्वारा वह अपनी अभिवृद्धि, कौशल एवं आकांक्षा का विकास कर पाता है। इसको विकसित करने के लिए वह स्वाध्याय की ओर प्रेरित होता है। अंशकालीन शिक्षा पत्राचार द्वारा शिक्षा अथवा स्वयं पाठी के रूप में वह शिक्षा को ग्रहण करता है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षा की आवश्यकता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर बन जाता है। अब वह अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखने, मोबाइल, कंप्यूटर संचालन, दैनिक पत्र पढ़ने, घर एवं व्यवसाय का हिसाब किताब रखने, क्रय विक्रय करने आदि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। माध्यमिक शिक्षा की तैयारी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला ही माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश ले सकता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का साधन है। औपचारिक अथवा अनौपचारिक विधि से आगे की शिक्षा का आधार प्राथमिक शिक्षा ही है। निरक्षर को साक्षर बनाने में सहायक। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार के बच्चों को भी साक्षर बनाता है। वह शिक्षा के द्वारा अपने आसपास स्थानीय समुदाय तथा निरक्षर प्राणों को साक्षर बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षा निरक्षरों को साक्षर बनाने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा ही विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को अंतर्निर्भरता एवं मानवतावादी कार्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में प्राथमिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन द्वारा स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज, समुदाय तथा राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण द्वारा ही
व्यक्ति अपने सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण मानव कल्याण के साथ ही देश के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं। ये बाधाएं निम्नलिखित हैं। अंग्रेजी नीति का प्रभाव। अंग्रेजी शासकों ने अपना शासन चलाने के लिए भारत में क्लर्क तैयार करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। उन्हें जनसाधारण की शिक्षा की कोई चिंता नहीं थी। आज भी केवल पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को तैयार किया जा रहा है, इसलिए जन शिक्षा में इसकी कोई रुचि नहीं है। अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न होना। शिक्षा को अनिवार्य करने संबंधी सभी राज्यों में कानून बनाए जा रहे हैं, परंतु इनमें कहीं न कहीं कुछ कमी अवश्य है, जिससे इस कानून का सही प्रकार से पालन न हो पाने के कारण प्राथमिक शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है। सुविधाओं की कमी। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करने के लिए जन जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, उन्हें सरकार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। स्थानीय निकाय भी धनाभाव के कारण इन योजनाओं को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाती। रूढ़िवादिता। भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है। अशिक्षित जनता ही सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों का शिकार बनती है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत जैसे दोष आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। इन्हीं कुरीतियों के कारण छात्रों को समय से पहले ही स्कूल से निकाल लिया जाता है। अपव्यय व अवरोधन। सार्वभौमिकरण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन के साथ 100% छात्रों को स्कूल में शिक्षा पूरी होने तक रोके रखना। परंतु यह देखा गया है कि बहुत से छात्र आर्थिक या अन्य समस्याओं के कारण शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं या एक ही कक्षा में कई वर्षों तक रुके रहते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में यह बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि शिक्षा के सार्वभौमिकरण न हो पाने का एक कारण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार इतने साधन नहीं जुटा पाती जितने निरंतर जनसंख्या वृद्धि होने से छात्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण आवश्यक है। संसाधनों की कमी। सार्वभौमिकरण न होने का एक कारण संसाधनों की कमी भी है। सरकार शिक्षा बजट का 5% ही आवश्यक संसाधनों के लिए व्यय करती है, जिससे आवश्यक संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पाती। नियोजन की कमी। शिक्षा के लिए उपलब्ध धन व संसाधनों का उचित नियोजन न हो पाना भी सार्वभौमिकरण की समस्या का प्रमुख कारण है। निर्धनता। भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। उनकी आय के साधन सीमित हैं। निर्धनता से निरक्षरता जुड़ी है। जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, वे शिक्षा के मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं। योग्य शिक्षकों की कमी। शिक्षकों के अभाव के कारण भी सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। शिक्षकों का वेतन इतना कम है कि लोग इसके लिए आकर्षित नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षकों की और भी ज्यादा कमी रहती है। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम अनुपयोगी तथा पुस्तकीय होता है। इनमें बुनियादी सिद्धांतों का अभाव है। शिक्षा का माध्यम। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिस कारण यह निर्णय लेना कठिन होता है कि किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। प्राकृतिक बाधाएं। भारत के कुछ क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही दुर्गम है। यहाँ यातायात की सुविधाओं का अभाव होता है। इन बाधाओं के कारण बालक स्कूलों में पढ़ने नहीं जा पाते। पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थिति और ज़्यादा खराब है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के उपाय। ये उपाय निम्नलिखित हैं।
जनसंख्या पर नियंत्रण। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सरकार द्वारा यह कार्य किया भी जा रहा है, क्योंकि जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सकता। माता पिता को जागरूक करना। अधिकतर माता पिता निरक्षर होने के कारण वे शिक्षा का मूल्य नहीं समझते हैं। उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके लिए दूरदर्शन तथा प्रचार के अन्य साधनों का भली प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें स्वयं भी प्रौढ़ शिक्षा का महत्व समझना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था। स्थानीय संस्थाओं पर ही शिक्षा व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व न डाला जाए। सरकार भी इसमें अपना पूरा सहयोग दे। साथ ही सरकारी नीतियों का पालन भी कठोरता से कराया जाए। आर्थिक सहायता। सरकार के द्वारा प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे इन संस्थाओं में आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जा सके। सरकार भी शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि पर बल दे। शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था। योग्य अध्यापकों को इस ओर आकर्षित करने के लिए उनका वेतन बढ़ाया जाए। उन्हें फंड, बोनस तथा आवास की व्यवस्था दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें उपयुक्त सुविधाएं दी जाएं। उपयुक्त पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। इसे प्राथमिक शिक्षा के अनुकूल बनाया जाए, जिससे कि बालकों का सही विकास हो सके। तत्कालीन पाठ्यक्रम एक मार्गी है। इसमें बालकों का सही विकास करने की क्षमता नहीं है। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। पिछड़े तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे इस वर्ग के बालकों को भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध हो। शिक्षा नीति में सुधार। पहले सरकार शिक्षा को अनिवार्य रूप से विकसित करे, उसके बाद उसको बुनियादी बनाने पर जोर दे। ये दोनों काम बहुत खर्चीले हैं, इसलिए पहले सरकार शिक्षा को अनिवार्य रूप से विकसित करे और बाद में उसको बुनियादी बनाने पर जोर दे। शिफ्ट विधि का अपनाना। विद्यालयों में भवनों तथा अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए एक ही विद्यालय में उन्हीं अध्यापकों की सहायता से एक दिन में 2 पारियां चलाई जा सकती हैं। एक पारी दोपहर से पहले और दूसरी पारी दोपहर के बाद। सरकार अपनी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को प्रमुखता से स्थान दे, उस पर आवश्यक और नियोजित धनराशि व्यय करे। जहाँ भी आवश्यक हो जनता से सहयोग ले। यदि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करके प्रयोग करने की कोशिश की जाए, तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न सार्वभौमिकरण की समस्या को एक सीमा तक हल किया जा सकता है तथा सार्वभौमिकता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा संबंधी अधिनियम एवं योजनाएं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा का अधिकार। संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21 का भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में भौतिक सुविधाओं
तथा अध्ययन सामग्री को उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे लड़कियों एवं लड़कों के लिए अलग अलग, स्नान गृह, शौचालय, स्कूल की चारदीवारी तथा अनौपचारिक शैक्षिक केंद्रों के लिए प्रकाश का प्रबंध तथा प्रत्येक कक्षा के लिए एक श्याम पट का प्रावधान किया गया। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, भारत राज्य एवं जिले का मानचित्र, चार्ट, खिलौने, ग्लोब, रेडियो तथा टेप रिकॉर्ड आदि का प्रावधान किया गया। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई। इसे एक राष्ट्रीय योजना के रूप में लागू करने का निश्चय किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के वर्ग वाले बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2007 तक एवं बुनियादी शिक्षा के स्तर पर 2010 तक सभी प्रकार के लैंगिक व सामाजिक भेदभाव समाप्त करना तथा 2010 तक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल देना था। स्कूल चलो अभियान। जुलाई 1986 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत छात्रों एवं अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। पिछड़े बालकों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई। विश्व के कई देशों के शिक्षाविदों ने बालकों की शिक्षा का अध्ययन एवं विश्लेषण किया। स्कूल चलो अभियान में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास किया गया। मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के सभी शासकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया गया। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा आवश्यक खनिज, मिनरल इत्यादि की पूर्ति हेतु छात्रों को प्रत्येक दिन भोजन प्रदान करने की व्यवस्था हुई। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए छात्रों का नामांकन बढ़ाने के साथ उनके पोषण स्तर को सुधारना था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की योजना 5 मई 1988 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को वर्ष 2007 तक बेहतर शिक्षा प्रदान कर 15% से 20% तक लोगों को पढ़ने योग्य बनाना था। इस योजना के तहत सरकार के साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बेहतर साथ निभाया है और इस योजना में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा पूरा सोच विचार शिक्षा से लेकर शैक्षिक प्रशासन तक 5 प्रमुख तत्वों पर निर्भर है, जो इस प्रकार है। अध्यापकों के अभ्यास व शिक्षण सहायक सामग्री संबंधी कार्यों का विकास, औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, राष्ट्रीय साक्षरता योजना संबंधी आलोचनाओं का कार्य, योजना के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित शिक्षा केंद्रों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का शुभारंभ, बंद पड़े पुराने शिक्षा केंद्रों की पुनः मरम्मत का कार्य प्रारंभ। गारंटी शिक्षा योजना। वर्ष 1979-80 में 6 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत की गई जो विभिन्न कारणों से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। इस कार्यक्रम में प्रारंभ में
शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और गैर सरकारी संगठनों को शिक्षा केंद्र चलाने के लिए 60-40 के अनुपात में, केवल बालिका शिक्षा केंद्र चलाने के लिए 90-10 के अनुपात में तथा स्वयंसेवी संगठनों को 100% सहायता दी जाती है। अब इस योजना को औपचारिक शिक्षा का व्यवहारिक विकल्प बनाने के लिए शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा के रूप में चलाया जा रहा है। इस योजना यह योजना उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई शिक्षा केंद्र नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। उक्त योजना का शुभारंभ वर्ष 2004 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन विद्यालयों में 75% सीटें अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होती हैं। शेष 25% सीटें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बालिकाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इस योजना को वर्तमान में सर्व शिक्षा विभाग से जोड़ दिया गया है। केंद्र व राज्य सरकारें इस योजना पर 75-25 के अनुपात में व्यय को वहन करती हैं। ये योजना उन क्षेत्रों में लागू की गई जहां पर बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय होते हैं तथा यहाँ पर अध्ययन करने वाली छात्राओं को समस्त शैक्षिक सामग्री एवं भोजन इत्यादि की सुविधा निःशुल्क प्राप्त होती है। इकाई 5 का अध्याय समाप्त। नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।